दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अक्सर मुझे एक सवाल पूछा जाता है, खास करके महाराष्ट्र के लोग फोन कर कर के सवाल पूछते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ा व्यक्ति भी सवाल करता है कि सुशील कुलकर्णी इतनी बात करते हो, इतनी बातें बोलते हो, लेकिन होता क्या है? लोग ये भी बोल देते हैं कि देवेंद्र फडणवीस डर गए हैं, चुप हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस, या देवेंद्र फडणवीस मैनेज हो गए हैं अपने विरोधी दलों के साथ। मुझे भी सोचने पे मजबूर हो जाता हूं सोचने के लिए कि क्या सच में ऐसी बात है। कई लोगों ने मुझे उदाहरण दे देकर बताया, कहा कि देखो ना, शरद पवार के बारे में कितना कुछ कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, मोदी भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी शरद पवार के एक भी विषय को सामने नहीं लाया। कहां लाया? वो किसी आयोग का अहवाल जो होता है, रिपोर्ट होती है, वो कहां पर सामने लाए? चलो, शरद पवार के शिखर बैंक घोटाले को भी क्या किया गया शरद पवार के सिंचाई घोटाले के साथ क्या आई उसकी बात सामने? यह भी पूछा जाता है कि क्या हुआ लवासा मामले में। चाहे सिंचाई घोटाला हो, चाहे अपेक्स बैंक वाला घोटाला हो, चाहे शुगर फैक्ट्री वाला घोटाला हो, चाहे और कोई आयोग की रिपोर्ट्स हो, उनको सामने न लाकर क्या नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस शरद पवार एवं कंपनी को बचाना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो इनके पीछे क्यों खड़ा रहा जाए? तुम भी क्यों इतनी बातें करते रहते हो इन विषयों पर? दूसरी भी बात पूछी जाती है, कहा जाता है कि क्या हुआ ठाकरे परिवार के साथ? क्या वो अभिनेता की मैनेजर दिशा, उसके मृत्यु के बारे में कहां तक आई केस? क्या हुआ उसके बारे में? क्या सुशांत सिंह के मृत्यु के मामले में कुछ आगे बढ़ा है मामला? कुछ भी तो नहीं हुआ है। गौरी भिड़े नामक एक युवती अपनी केस लेके हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है और हाई कोर्ट उसके केस को एंटरटेन भी नहीं करता है। गौरी भिड़े इसके पूर्व, हाई कोर्ट जाने से पूर्व, ईओडब्ल्यू में जाती है और वहां पर वो कुछ प्रूफ देकर ठाकरे एंड परिवार की कंपनी के सारे संपत्ति का फॉरेंसिक ऑडिट हो, ऐसी मांग करती है। क्या हुआ गौरी भिड़े की इस मांग का? क्यों नहीं हुई अब तक कार्रवाई? क्या हो रहा है अब तक की कार्रवाइयों में? क्या हुआ अनंत कर्मुसे की केस में? क्या देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी ठाकरे एवं पवार परिवार को बचाना चाहते हैं? क्या अपने शत्रु को जिंदा रखकर उसी को सामने दिखाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? यही सवाल मुझे फोन पर बार बार पूछा जाता है। वैसे तो जैसे ही सवाल पूछा जाता है उस वक्त तो कोई जवाब मेरे पास नहीं होता है, लेकिन जब सोचने लगता हूं तो मन में पहली बार यही विचार आ जाता है कि हाँ यार, कुछ भी तो नहीं हुआ है उनके साथ। हम कुछ 8-10 लोग हैं जो इन विषयों को दुनिया के सामने हर बार लाकर अपने आप को उन लोगों के नजरों में विलन साबित कर रहे हैं। तो क्या होगा? क्या हमें कुछ दगा होने की संभावना है या नहीं होगा ऐसे कुछ? यह भी विचार मन में आ जाता है। जो सोचता है ना, वो कोई शैतान भी नहीं सोच सकता। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और ऐसे विचार मन में आते लगते हैं। और तब मैं सोचने लगता हूं कि क्या सच में इस तरह की सहूलियत दी जा रही है? क्या सच में दी जा रही है? जरा सोचिए, जिन लोगों पर करप्शन के आरोप है, जरा सोचिए, या सिर्फ आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है, मतलब ईओडब्ल्यू कभी जांच कर रही है तो कभी ईडी जांच कर रही है, कहीं सीबीआई जांच कर रही है, कहीं कोर्ट में कई मामले पड़े हैं, किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है। जब ऐसी स्थिति आती है तो महाराष्ट्र में क्या क्या होता है? सिर्फ इंक्वायरी करने की बात आने के बाद
महाराष्ट्र में कई जातियां, कई वर्ग अपने अपने आंदोलनों को लेकर खड़े हो जाते हैं और महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अशांत बन गया है, ऐसा लगने लगता है। अब जब राज्य अशांत बनने की नौबत आती है तो कुछ लोग कुछ चीजों को धीमा तो करना पड़ता है। कहीं इन लोगों को पकड़कर, इन लोगों को चराग सलाखों के पीछे डालकर इनकी सहानुभूति तो नहीं बढ़ा रहे हैं। जब भी किसी बड़े व्यक्ति को या बड़े आदमी को जो लोगों में हैं, आप किसी विचारधारा के जो लोग होते हैं ना, तो वो समझते हैं कि इनके समर्थक ही नहीं बचे हैं, इनके समर्थक ही नहीं हैं। तो यह गलत सोच, समर्थक ही अब कहां बचे हैं, खत्म हो चुके हैं वो, यह गलत सोच एक उसी नेता को नए सिरे से उभरने में मदद करती है। क्योंकि जब भी ऐसे किसी नेता को किसी केसेस में या भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जाता है या इंक्वायरी की जाती है, तो तुरंत इसकी एक भावनिक लहर आ जाती है और सिंपैथी मिलने लगती है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है। सीधी बात बता दूं आपको, शरद पवार का वो वाक्य याद है आपको, जब हसन मुशर्रफ को पकड़ा गया था, हसन मुशर्रफ को, तो शरद पवार ने मुसलमान के विक्टिम कार्ड खेला था। वही वाक्य मैं आपको सुना सकता हूं, मराठी में है, सुन लीजिए, शायद उसके हिंदी वर्जन भी मैं आपको दे दूं, नीचे सुन लीजिए। माझी गोष्ट आहे, काही झालं आणि विशेषतः कोणी मुस्लिम कार्यकर्ता असला तर दाऊदचं नाव घ्यायचं आणि काहीतरी कोणाचा काहीतरी समर्थाचं कोण काय कुठं काय माहिती नाही, पण त्याचं केलं जातं, त्याच्यात काही नवीन नाही. तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही कदाचित लहान असाल त्या काळात, की ज्यावेळी मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो तर माझ्यावेळी असाच आरोप झाला. तुरंत विक्टिम कार्ड डाला गया। हसन मुशर्रफ को क्यों पकड़ा गया? क्योंकि हसन मुशर्रफ मुसलमान है। जब भी कोई ताकतें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है तो उसे देशद्रोही करार दिया जाता है और मुसलमानों के साथ है, मुसलमान देश के खिलाफ है, यह कहानी बताई जाती है, ऐसा शरद पवार बोल देते हैं। और जब शरद पवार ऐसा विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर होने लगता है। चाहे शरद पवार सत्ता में आए ना आए, लेकिन शरद पवार सत्ता में जाने वाली पार्टी को रोक जरूर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार के पास ऐसे खेल जरूर है जो इनको रोक सकते हैं। और खास करके नरेंद्र मोदी या देवेंद्र फडणवीस जैसा कोई नेता हो तो, मतलब अगर कोई बहुसंख्यक नेता होता तो शायद ये कर सकता, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि मैं भी वही कार्ड कास्ट वाला खेल रहा हूं। मोदी जैसा ओबीसी नेता जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता है और देवेंद्र फडणवीस जैसा ब्राह्मण नेता जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, इन जैसे नेताओं ने शरद पवार या ठाकरे के ऊपर की हुई कार्रवाई जाति की नजर से ही देखी जाती है और महाराष्ट्र में जातीय तनाव को बढ़ावा देने की ज्यादा संभावना होती है। यह संभावना बढ़ जाती है तो इलेक्शन के वक्त, चुनाव के वक्त बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और रही बात कोर्ट में खड़े करने की, तो कोर्ट में खड़े करने के लिए पक्के सबूत होना जरूरी होता है। वैसे तो हमारे कोर्ट के पास सजा देने के लिए बहुत कम मार्ग है, छोड़ने के लिए बहुत सारे मार्ग होते हैं। जैसे लवासा के मामले में कोर्ट ने रिजल्ट दिया था कि इतने साल गुजर गए हैं कि इस गुनाह के तह तक पहुंचना ही मुश्किल है। हम ये जरूर मानते हैं कि शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, इनके इंटरेस्ट इसमें थे, इन्होंने ही लवासा को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, यह कहकर हाई कोर्ट ने इस केस को ही बंद कर दिया था। जब भी बीच बीच में सत्ता बदलती है तो क्लीन चिट देने का और सबूतों को खत्म करने का भी काम होता है, जैसे अपेक्स बैंक के घोटाले में हुआ था।
जिस दिन इंक्वायरी शुरू हुई उसी दिन शरद पवार को क्लीन चिट मिल जाती है। यह एक बात महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त सरकार उद्धव ठाकरे की थी। हमारे पास कई सारे रास्ते हैं कोर्ट के पास, जैसे शक के बिना पर छोड़ देना, जैसे पक्के सबूत न होने के कारण छोड़ देना। केवल निर्दोष नहीं होता है, पक्के सबूत नहीं है इसलिए छोड़ दिया। सब आप शक के बिना पर छोड़ दिया क्योंकि साबित करने हुए जरा दिक्कत हो जाती है तो शक पैदा हो जाता है और उसके बिना पर छोड़ दिया। छगन भुजबल की ही केस को देख लीजिए, महाराष्ट्र सदन वाली केस में क्या हुआ है, किस तरह से ये केस को बंद कर दिया गया और फिर किस तरह से महाराष्ट्र के लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उस वक्त क्या किया था। जब ऐसे मामले सामने आ जाते हैं तो कदम आहिस्ता से ही उठाने पड़ते हैं। इसमें डरने की, पीछे लेने की बात नहीं होती है, पक्के सबूतों को ही लेकर घूमना होता है। शेर कैसे शिकार करता है पता है आपको? जंगलों में, कहीं झाड़ियों में छुप के बैठता है और वो इंतजार करता है कि अपनी शिकार वहां तक पहुंचे जहां तक वो झड़प लेकर शिकार को पकड़ सके। इंतजार करना होता है, योग्य समय का इंतजार करना होता है और जैसे ही योग्य समय आए उस वक्त ही ये कार्रवाइयां होती है। अतः मुझसे सवाल करने वालों यह याद रखो कि योग्य समय का इंतजार करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।